गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को शुरू करें। ओके बच्चों, आ जाओ फटाफट से। नमस्ते 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 सभी को, नमस्ते प्रणाम सभी को। ठीक है, चलो क्लास को हम सभी शुरू करते हैं। आइए, नमस्ते नमस्ते, चलिए शुरू करें। ओके बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी टाइम लगेगा, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, काफ़ी टाइम लगेगा अभी। ओके, तो चलो शुरू करें यहाँ पर। ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड विटामिन। ठीक है, तो चलो शुरू करें। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड विटामिन। और हिंदी में इसे कहेंगे पोषण तथा विटामिन। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सभी को यह ध्यान में रखना है ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, नमस्ते 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 नमस्ते। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम सभी समझेंगे कि न्यूट्रिशन और विटामिन हम सभी को पढ़ना है, और न्यूट्रिशन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, चलो इसे हम सभी यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी शुरुआत करते हैं बच्चों की पोषण क्या होता है। पोषण की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो पोषण यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, पोषण क्या होता है, तो आंसर आपको करना है कि जब कभी भी हम पोषण के बारे में बात करते हैं तो पोषण का मतलब होता है कि हम कुछ भी भोजन यहाँ पर खा रहे हैं और उससे जो हमारा शरीर है वो विकसित हो रहा है, उसका विकास यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, सभी को थैंक यू। अब चलो सभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, उससे पोषण हमें हो रहा है, उससे पोषण हमें मिल रहा है और हमारे शरीर का विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो उसी को हम सभी क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोषण यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो पोषण की अगर हम बात करें तो पोषण की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो चलो जल्दी से इसका आंसर करो। यहाँ पे संप्रीत, तुम्हारा भी हमेशा कमेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे से नहीं पढ़ेंगे अब तुम्हारा कमेंट। ठीक है, तो पोषण की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर जब उन्हें रक्त में मिलाया जाता है तो उसी को हम सभी यहाँ पर पोषण कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पर खाना खाया है वो अब हमारे रक्त में मिलेगा, रक्त से वह पोषण हमारे समस्त शरीर में जाएगा और फिर उसके बाद हम सभी क्या देखेंगे, हमारे शरीर का विकास होगा। उसी को हम सभी क्या कहते हैं, पोषण यानी न्यूट्रिशन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक डन, सबको समझ आ गया होगा। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि भाई जो पोषण होता है वो होता क्या है। मैम समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा? अभी तो क्या ही पढ़ा दिया मैंने। खाना खाते हो बेटा, खाते हो, खाना खाते हो, कोई ऐसा तो नहीं है जो सिर्फ हवा खा के जिंदा है। हर कोई खाना खाता है, खाने से आपको न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है ना? तो बस उसी पोषण की तो हम बात कर रहे हैं। कुपोषण का नाम सुना है कि तुम बहुत कुपोषित बच्चे हो, तुम कुपोषण का शिकार हो, ऐसा जब हम बोलते हैं इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सा मतलब है कि जो भी आपको भोजन मिलना चाहिए, जो भी आपको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो भी आपको पोषण मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा और उसकी वजह से आप बीमार रहते हो, है ना? तो पोषण का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है जो भी आप खाना खाओगे उसके अंदर जो कुछ भी पोषक तत्व होंगे वो आपके शरीर में यहाँ पर पहुंचेंगे और आपको एनर्जी देंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे। वो आपके रक्त में मिलेंगे, एक एक जगह पहुंचेंगे जहां पर उनको पहुंच के काम करना है। तो उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे पोषण कहा जाता है। ठीक है, डन। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, रहने दीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, आगे यहाँ पे चलते हैं कि जब कभी भी हम पोषण के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा पोषण होता है, जो भी हमारा भोजन का अवयव होता है वह क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, जब फूड के हम यहाँ पर बात करते हैं तो फूड जो भी होता है, भोजन यहाँ पर जो भी होता है उसके अवयव क्या होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वह क्या होते हैं, ये भी आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछता है।
तो आंसर करना कि भाई सिंपल सी बात है, जो भी हमारा शरीर होता है वो जानता थोड़ी है कि आप ब्रेड पकोड़ा खा रहे हो या फिर आप कढ़ी चावल खा रहे हो। चलो सभी बच्चे बताओ मुझे यहाँ पर किसको क्या फेवरेट है, क्या किसको यहाँ पे खाना पसंद है। जैसे मुझे तो कढ़ी चावल बहुत पसंद है, कुछ बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, कुछ बच्चे इडली डोसा खा रहे हैं, कुछ बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या खा रहे हैं, हाँ समोसा पकौड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, कुछ भुजिया पूड़ी खा रहे हैं, ठीक है, रसगुल्ला खा रहे हैं, वाह क्या बात है ना। तो सब कुछ आप खा रहे हो, तो क्या जो आपका शरीर है वो जानता है कि आप ये सब क्या होता है। दाल भात चटनी, वाह क्या बात, बिरयानी लिट्टी चोखा बाटी, बहुत बढ़िया। तो सब आप खा रहे हो, जलेबी दही मट्ठा, वेरी गुड, आलू बैगन और गोभी की सब्जी, क्या बात है, वाह। ठीक है चलो, अब भूख लग जाएगी सभी बच्चों को, चलो मोमोज, अच्छा मोमोज वाले भी हैं, नूडल्स मोमोज, ओके, बड़ा पाव, बिरयानी, मटन चिकन, अच्छा अच्छा, बकरे को चल कर बकरा, ठीक है चलो ठीक है, ओके ठीक। तो यहाँ पे जब कभी भी आप ये सब खाते हो तो आपका शरीर जानता है कि आप क्या खा रहे हो, नहीं, आपका शरीर यह जानता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, खनिज लवण क्या होता है, जल क्या होता है, रेशेदार भोजन क्या होता है, ये आपका शरीर यहाँ पर जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जब हम भोजन के घटक के बारे में बात करते हैं, जब भोजन के हम अव्यय के बारे में बात करते हैं, तो भोजन के अव्यय क्या है, तो आंसर करना कार्बोहाइड्रेट है, फैट यानी कि वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स यानी कि जो आपका यहाँ पर खनिज लवण है, वाटर है मतलब जल है, या फिर जो फाइबर्स होते हैं जिनको हम सभी रफेजेस या रेशेदार भोजन कहते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, मुख्य अव्यय होते हैं, यही हमें यहाँ पर हमारा शरीर इसको पहचानता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजों की आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ज्यादा होती है और कुछ चीजों की आवश्यकता यहाँ पर कम होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और पानी की अगर हम बात करें तो यह कैसे है, हमारे शरीर को इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो क्या हम इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको जरूरत से ज्यादा हमें यहाँ पर खाना चाहिए, मतलब जितना हमें खाना चाहिए उतना तो हमें खाना ही चाहिए। और विटामिन, खनिज लवण, रेशेदार भोजन ये कम मात्रा में हमें चाहिए लेकिन जरूरी है, पर मात्रा कैसी होती है उसकी यहाँ पर कम होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो भी हमारे भोजन है उसके कितने अव्यय हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, नेक्स्ट आपका आता है खनिज लवण, फिर आता है जल और फिर आता है रेशेदार भोजन, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ आ गया। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यह बताइए कि हमें एनर्जी किस भोज्य पदार्थ से मिलेगी या फिर हमें एनर्जी किस तरह के पोषक तत्व से मिलेगी। तो आप क्या करोगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलेगी। ऐसे ही कई बार पूछता है कि हमारे शरीर को जो मरम्मत करनी है, हमारे शरीर की देखभाल करनी है, जो कोशिकाएं मर गई हैं उसकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, है ना। हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, हमारा शरीर अच्छे से कार्य करे, इसके लिए हमें खनिज, जल, विटामिन इन सब की जरूरत पड़ेगी। हमारा जो पेट है वो अच्छे से साफ रहे, पेट की समस्या यहाँ पर ना हो किसी भी तरह की, तो हमें रेशेदार भोजन यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखवा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपसे पूछता है कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व यहाँ पर काम करेगा। तो आंसर करना कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होता है वह ऊर्जा उत्पादन के लिए यहाँ पर कार्य करता है। तो जैसे अगर आप घी खाते हो, तेल खाते हो, है ना, तो उससे बहुत आप देखोगे कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करो, जैसे आप चावल खा रहे हो, पोटेटो खा रहे हो, तो उससे आपको क्या मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और वह आपको ऊर्जा प्रदान यहाँ पर करता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वसा, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखना कि जो वसा होता है ना वो बहुत एनर्जी देता है, सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन तुरंत एनर्जी नहीं देता, ठीक है। कैसे देता है, धीरे धीरे करके एनर्जी देता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत तुरंत एनर्जी यहाँ पर देता है,
ठीक है। अब जैसे कि गर्मी का समय होता है, जब हम बहुत थक करके बाहर से आते हैं, खेल के आते हैं, या फिर हमें कमजोरी यहाँ पर महसूस होती है, तो उस टाइम पे आपने देखा कि हम ग्लूकोन डी का वाटर बना के पी लेते हैं, ग्लूकोन डी पी लेते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं, और आपने देखा कि थोड़ी देर के बाद हमें थोड़ी राहत महसूस होती है। ठीक है, तो वहां पर आप सभी क्या देखोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वही तो है ग्लूकोज में, है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट है और वसा है वो दोनों ही ऊर्जा देंगे। ज्यादा मात्रा में कौन ऊर्जा देगा? वसा ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देगा। लेकिन अगर तुरंत हमें एनर्जी चाहिए तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं शरीर निर्माण के बारे में, बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब हमारे शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक करना है। अब जैसे छोटा बच्चा है, नॉर्मल एक बात देखते हैं, इसको क्वेश्चन की तरह भी आप समझ सकते हो कि अगर कभी पूछा जाए कि कोई भी यहाँ पर छोटा बच्चा है, ठीक है, और उसको सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? प्रोटीन की। क्यों? क्योंकि वह छोटा बच्चा है, अब उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका ग्रोथ हो रहा है, वो खेल भी रहा है, कूद भी रहा है, उसको चोट भी लग रही है, फिर उसके घाव भी यहाँ पर भर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको अपनी यहाँ पर बॉडी बनानी है, या फिर आप नॉर्मली भी यह चाहते हो कि आपका जो शरीर है वो हमेशा स्वस्थ रहे, आपकी बॉडी में ज्यादा दर्द ना हो, कोई अगर एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, योगा कर रहा है, तो उस टाइम पे भी उसे क्या कहा जाता है कि प्रोटीन खाइए। ठीक है, एडिशनल प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है, आपके भोजन में ही काफी प्रोटीन मिल जाता है। आप सोयाबीन खाइए, आप मशरूम खाइए, आप दाल खाइए, आप पनीर खाइए, काफी अच्छे से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। इसके अलावा आप दूध भी पी सकते हैं, आप एग भी खा सकते हैं, है ना। तो ये काफी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन क्या करता है? शरीर की मरम्मत करता है, वह एक बिल्डिंग सब्सटेंस की तरह यहाँ पर कार्य करता है। ठीक, अब बात करते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। अब ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स क्या होते हैं कि भाई आपका शरीर अच्छे से काम करे। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है आपका शरीर किस तरह से काम कर रहा है। आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सो रहे हो, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, और यही क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कि आपके शरीर में कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है। ठीक है, तो इसी को हम सभी क्या कहते हैं कि आपके शरीर की क्या हो रही है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब जब कभी भी हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, जैसे एक लड़का है यहाँ पे, एक बच्ची है यहाँ पे, खुद के ही नोट्स बनाने में फायदा है क्योंकि नोट्स सही टाइम पे अपलोड नहीं होता और पीछे पे नो रिप्लाई। वंदना, एक बात मैं आपको बताती हूँ, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नोट्स सबसे पहले अपलोड हो रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। डेली के डेली बोल्ड पीडीएफ भी अपलोड होती है। ठीक है, और इसके साथ ही A4 साइज की पीडीएफ भी अपलोड होती है। बायोलॉजी ही आपको ऐसा मिलेगा। बाकी आप दूसरे टीचर्स को देखिएगा, वो सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, उसके बाद आपसे कोई लेना देना उन्हें नहीं है। सॉरी टू से बट इट्स ट्रू। फिर भी अगर आप इस तरह की शिकायत कर रही हो यहाँ पर, तो अब बताइए मैं आपको क्या बोलूं। फिर उसके बाद फिर हमें बोला जाता है कि मैम पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, जबकि सबसे अच्छे, मैंने पूरा ओवरऑल रिव्यू लिया है, सबसे बढ़िया बायोलॉजी की क्लास आपकी चल रही है, फिर किस तरह की बातें कर रही हो यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से हम नोट्स देख सकते हैं, किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप पूछो। ठीक है, आप ब्लेम मत करो बेटा। ठीक है, आप पहली बार हो यहाँ पर, पहली बार हो, और मेरे को थोड़ा लड़कियों से थोड़ी हमदर्दी भी रहती है, इसीलिए, नहीं तो अभी कोई और लड़का रहता तो अभी उसकी खटिया खड़ी हो जाती। चलो, फिर बेचारे बच्चे कहते हैं आप पक्षपात करती हो, मैं पक्षपात नहीं करती हूँ, मेरा मतलब बस यही है कि लड़कियां थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है प्यार से। चलिए, आगे से इस तरह की हरकतें ना हो। मैंने एक दो और बच्चों का देखा, मेरे पास भेजा टीम ने कि देखो मैम ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं बच्चे। दो तीन बच्चों का आया है मैसेज कि मैम आप तो नोट्स, मैम आप तो पीडीएफ, मैम हैंड राइटिंग। मैं उनको यही बोलूंगी कि बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा नेतागिरी में। ठीक है, चलो ओके, चलो अब चलो समझ लो। अरे लड़कों को भी नहीं डांट रही हूँ भाई, ओके ठीक है। आगे आगे हम बात करते हैं कि जब हम विटामिन के बारे में बात करते हैं, खनिज के बारे में बात करते हैं, लवण के बारे में बात करते हैं, जल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इन सब की अगर आप बात करो तो यह उपापचयी नियंत्रण की तरह कार्य करते हैं कि भाई पाचन हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो पानी, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब आपके शरीर में प्रॉपर होना चाहिए।
ठीक है, आप एक्सक्रीशन यहाँ पर करते हो, आप उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हो, तो उस टाइम पे अगर हम सभी देखें तो वो क्या है आपका यहाँ पर कि विटामिन, खनिज, लवण, जल अच्छे से वहां पर कार्य करना चाहिए। ठीक है, डन, ओके। अब हम बात करते हैं कि कई बार हमारे जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो आगे जाके हमारे अनुवांशिकी पदार्थों को भी मजबूत करते हैं। जैसे मैंने आपको डीएनए और आरएनए के बारे में बताया है, किसके बारे में पढ़ाया है बेटा, डीएनए और आरएनए के बारे में यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब जो भी हमारा यहाँ पर डीएनए और आरएनए है वो किससे बना, उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन था, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप था, ठीक, नाइट्रोजनियस बेस था, पर वहां पर आप सभी देख रहे थे कि कहीं ना कहीं जो डीएनए और आरएनए है वो भी हमारे शरीर को बनाने के लिए यहाँ पर कार्य करता है। इसी तरह से आपको रोगों से अपनी रक्षा करवाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पर आंसर, हमारा विटामिन, और दूसरे नंबर पर रेशे और रुक्षांश जिसको हम फाइबर्स कहते हैं। तो विटामिन की अगर हम बात करें तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी विटामिन। तो विटामिन में आप क्या देखते हो, विटामिन ए की कमी हो गई भाई, क्या हो गया, रतौंधी का रोग हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जीरोप्थेल्मिया हो गया, ठीक है, विटामिन बी1 की कमी हो गई, अरे बाप रे बेरी बेरी का रोग हो गया, विटामिन सी की कमी हो गई, स्कर्वी रोग हो गया। ठीक, तो आप देख रहे हो ना कि अगर शरीर में किसी भी विटामिन की कमी हो रही है तो कोई ना कोई एक रोग तो हो रहा है। तो अगर रोगों से अपने आप को बचाना है तो आपको क्या खाना पड़ेगा, विटामिन आपके आहार में होना चाहिए। ठीक है दुर्गा, मैं चेक करा दूंगी बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, फाइबर, रेशे या रुक्षांश, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फाइबर रिच भोजन करना, रेशेदार भोजन करना। रेशेदार भोजन का क्या मतलब है, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ, आप हरे पत्तेदार सब्जी खाइए, क्या, आप हरे पत्तेदार सब्जी खाइए, ठीक है, आप बीन्स खाइए, फलियां खाइए, गवार फली, सेम आती है, मटर, ठीक, ये सब आप खाइए, सहजन जिसको आप मुनगा या मोरंगा के नाम से जानते हो, है ना, हाँ वही बेटा, हरे पत्तेदार में वही आपका आ गया, पालक, भथवा, ये सारी चीजें ये आप खाइए। इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, फाइबर्स होते हैं इसमें, ठीक, फाइबर्स रेशे होते हैं, रेशेदार भोजन होते हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, हाँ भथुआ भी आप खा सकते हो। अब रेशेदार भोजन का एक बढ़िया मतलब मैं आपको बताती हूँ जिसको सुन के ना आपको बड़ा आश्चर्य होगा, कुछ बच्चों को पता भी होगा। ये ऐसा होता है जिसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती, जिसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती, आप कितना भी खा लीजिए आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप जितना भी हरे पत्तेदार सब्जी खाएंगे, आप जितना भी यहाँ पे रेशेदार भोजन खाएंगे, इसमें 0 कैलोरी होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम कैलोरी क्या होता है, कुरकुरे खाते हो, खाते हो ना कुरकुरे, हाँ, तो हाँ वही टेढ़ा है पर मेरा है, जैसे तुम बच्चे हो ना, टेढ़े मेढ़े हो पर मेरे हो, ठीक है, तो कुरकुरे खाते हो, है ना, कुरकुरे खा लिया आपने, नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया, चॉकलेट खा ली, तो पीछे की तरफ लिखा रहता है कि अगर आप इस कुरकुरे को खा रहे हो, जैसे 20 रुपए का पैकेट आपने लिया, तो पीछे लिखा है कि आपको लगभग 500 या 600 या 700, मतलब मुझे अभी ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि 800 कैलोरी आपको मिलेगी, 500 कैलोरी, ये खाने से आपको 500 कैलोरी मिलेगी। तो ये जो कैलोरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ना, इसका मतलब है भोजन से प्राप्त की गई ऊर्जा, कि जो भी आप यहाँ पर खाओगे उससे जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी इकाई को हम सभी कैलोरी कहते हैं। ठीक है, तो 10 रुपए, हाँ निशा ठीक है, 10 रुपए के टूटूरे कुरकुरे, ठीक है, आपने खाए, बहुत बढ़िया, तो उसमें कहता है कि इतने किलो एनर्जी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, किलो कैलोरी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो कैलोरी का मतलब होता है यहाँ पर कि भोजन से आपको जो ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है, कैलोरी का मतलब होता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, ओके, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब ये खाना क्यों जरूरी है, जब ये भोजन जो है ये आप खा भी रहे हो तो कुछ आपके शरीर में लग नहीं रहा, जैसा खा रहे हो वैसा ही निकल जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पर ना आयरन वगैरह जो बाकी चीजें हैं, मिनरल्स हैं, वो तो आपका शरीर ग्रहण करेगा, लेकिन रेशेदार जो चीज रहेगी उसको बाहर आपका शरीर निकाल देगा। और ये खाना क्यों जरूरी है, क्योंकि पेट की सफाई करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों प्लांट प्रोडक्ट है, सेलुलोज का बना है, हमारा शरीर वैसे भी सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है, तो ये जैसा खाओगे वैसे ही निकल जाएगा। लेकिन क्यों जरूरी है खाना, तो चलो समझते हैं। अब जैसे कि हमने एक प्लेट में खाना खाया, प्लेट में खाना खाने के बाद उसको हमने ऐसे ही रख दिया, और दूसरे दिन क्या आप उसी प्लेट में खाना खा लेते हो, नहीं नहीं, आप देखते हो कि भाई उसमें जो भी हमने कल रात को खाना खाया था वो चिपका हुआ है, उसको पानी से आप साफ करते हो, पर वो इतना चिपक गया है कि पानी से साफ नहीं हो रहा।
तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, थोड़ा सा विम बार लेते हो, और जो जूना होता है, जूना जानते हो जूना क्या होता है, कि एक जाली का या प्लास्टिक का यहाँ पर एक जूना रहता है, ठीक है, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, है ना बच्चों, तो उसे कहते हैं जूना। तो जूने से हम क्या करते हैं, इस तरह से सफाई करते हैं, जिसको जैसे कि आजकल स्क्रॉच बार आने लगा है, स्क्रॉच ब्राइट आने लगा है, ब्रश आने लगा है, तो स्क्रबर आने लगा है। हाँ, सो नींबू की शक्ति वाला जो है बीम, उसकी बात तो हो ही रही है, लेकिन साथ में जो जूना होता है, जो स्क्रबर होता है, उसका हम यूज करते हैं। और वो लोहे का जो स्क्रबर हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, या फोम का हो सकता है, उससे हम बर्तन साफ करते हैं, और बर्तन साफ करके एकदम चमकने लगते हैं, और फिर से आप उसमें खा लेते हो खाना, है ना। तो अब आप सोचो कि आप कितने साल के हो, कुछ बच्चे 18 साल के हैं, और मैंने देखा था लास्ट एक कमेंट 37 ईयर तक के भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से खा ही रहे हैं, रोज खाते हैं, 3 बार 4 बार तो खाते ही, रोज खाते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि आपकी जो अतड़ियां हैं, आपका जो मलाशय है, उसमें कितनी लेयर में जमा हुआ होगा खाना। ठीक है, आप फ्रेश होने के लिए जाते हो, आप मल त्याग करने जाते हो, पोटी करने जाते हो, लेकिन कितनी लेयर में यहाँ पर जमा होगा, है ना। तो उसको खींच करके भी तो बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो कब्ज की समस्या होने लगेगी, पेट की समस्या होने लगेगी, गैस की समस्या होने लगेगी। और जिनको कब्ज की बहुत लंबे समय तक समस्या रहती है बच्चों, आगे जाके उनको क्या हो जाता है, पाइल्स वगैरह की दिक्कत होने लगती है ना। तो यहाँ पर आप सभी को यह ध्यान में रखिएगा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं फाइबर्स के बारे में, तो फाइबर्स क्या काम करता है, हमारी सभी तरह की अतड़ियों को अच्छे से अंदर से साफ करता है, और पेट की समस्या से बचाता है, कब्ज जैसी समस्या से बचाता है, रोगों से हमें बचाता है। हमारे शरीर के अंदर जो कचरा पता नहीं कब से जमा हुआ है और सड़ रहा है, सड़ रहा है, सड़ रहा है, सड़ रहा है, उससे हमें यहाँ पर बचाता है। ठीक है, आई बात समझ। ओके, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना रेशेदार भोजन, रेशेदार भोजन, तो मैंने आपको आइडिया यहाँ पर दे दिया है कि रेशेदार भोजन यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कार्यात्मक क्षमता के आधार पर भी जो भी भोजन के अवयव होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से हम बांट सकते हैं। जैसे कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है, शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उपापचय नियंत्रण यानी मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स की तरह विटामिन, खनिज, लवण, पानी, वाटर, ये सब यहाँ पर कार्य करता है, और अनुवांशिक पदार्थ में डीएनए और आरएनए काम करता है। मनुष्यों की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्यों में सबसे ज्यादा डीएनए रहता है ना। फिर आता है रोग, रोगों की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो विटामिन हो गया और रेशेदार भोजन हो गए, उसी को ही हम सभी रोगशांस के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ओके, डन है बच्चों, थम्स अप कर दो फटाफट, चलो यहाँ तक शाबाश, समझ आया तो ठीक है। आरएनए बेटा कुछ वायरसेस होते हैं, उनमें आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम वो भी बता देना मैक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो देखो वो भी सिंपल है, मैंने आपको बोल के भी बताया था, लिखा भी हुआ है कि जब हम पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं तो पोषक तत्व को हम 2 तरीके से बांटते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, इनकी हमें भोजन में ज्यादा मात्रा चाहिए होती है ना, तो इसको हम कहते हैं मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा। तो अगर हमें भोजन में लार्ज अमाउंट में यह खाना है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, तो इसको हम सभी क्या कहेंगे, गौण पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट। लेकिन अगर आप विटामिन को देखते हो, अगर आप मिनरल्स को देखते हो, तो ये भी हमें खाना है लेकिन कम मात्रा में। कितना कम मात्रा में, तो कम मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म, सूक्ष्म, माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या हो गया यहाँ पे कम, तो वही क्या हो गया, विटामिन और खनिज लवण हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखेंगे, क्योंकि यह हमें सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इन्हें हमें खाना जरूर है लेकिन कैसे खाना है, कम मात्रा में खाना है, बस खत्म। ठीक है, समझ आया बच्चों यहां तक। ठीक है, क्लियर है, ठीक है नेहा, थैंक यू, सभी बच्चों को थैंक यू। चलो बच्चों, अब एक एक करके हम सभी यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं, और अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैलेंस डाइट। तुमने सुना आजकल बड़ा नाम होता है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, क्या है बैलेंस डाइट, क्या होता है बैलेंस डाइट। तो हम जो भी यहाँ पर भोजन कर रहे हैं उसमें सब कुछ होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी, रेशेदार भोजन, सब कुछ होना चाहिए, मिनरल्स, विटामिन सब होना चाहिए, है ना।
और प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। पता लगा एक ऐसा बच्चा है जो सिर्फ दाल और चावल ही खाता है, सिर्फ दाल और चावल ही खाता है, दाल और चावल ही खाता है, दाल और चावल ही खाता है, तो क्या उसका वृद्धि विकास अच्छे से हो पाएगा? कभी नहीं। ऐसा बच्चा है जो सिर्फ फ्रूट्स ही फ्रूट्स खा रहा है, खाना ही नहीं खा रहा है, ये भी गलत है। ठीक है। एक ऐसा बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ पे पिज्जा बर्गर, पिज्जा बर्गर, क्या खाना है, पिज्जा बर्गर, अरे भाई रो रो के नहीं मिला तो जमीन में लेट गए। तो जो ऐसा बच्चा यहाँ पर है, क्या उसका यहाँ पर पूरे तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर चीज को खाना जरूरी है और उसकी मात्रा भी सही होनी चाहिए। ठीक है। तो उसी को हम सभी क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट यहाँ पर कहते हैं, संतुलित आहार उसी को ही कहते हैं। तो संतुलित आहार का क्या तात्पर्य है? उस भोजन से है जिसमें सभी पोषक तत्व हो जो शरीर के लिए आवश्यक हो। और एक चीज और ध्यान रखना, रेशो भी इंपॉर्टेंट है। पता लगा कि आप 10 यहाँ पर आप रोटी खा ले रहे हो और 1 चम्मच दाल, खैर ऐसा होता नहीं है पर बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो रेशो भी प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस रेशो 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 रेशो। ठीक है, चलिए डन बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम सभी कहां से? कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करते हैं। आलोक देखो बेटा, अब पढ़ना देखो आपको पढ़ेगा इसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि कोर्स भी हमें पूरा कराना है। जैसे आज बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि मैम कोर्स कब तक पूरा होगा, तो अब आप ये सोचो कि हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है, कभी लिख के, ठीक है, कभी यहाँ पर पीपीटी से, कभी पीडीएफ से, कभी कुछ भी, है ना। तो मिला जुला करके हमें यहाँ पर पढ़ाना होता है। ठीक है, चलो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट से हम सभी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, कंकु अभी नहीं आ पाएगा, अब तुम कंकु को आराम करने दो घर पे। ठीक है बच्चों, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट से हम सभी शुरू करते हैं। चलो इसे लिखवा देती हूँ मैं, लिखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मैम डीपीटी नॉट अवेलेबल बता रहा है। ओके ठीक है, चलो करते हैं इसका भी कुछ ना कुछ काम तो करते हैं। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से हम सभी यहाँ पर शुरुआत करते हैं। कंकाल तंत्र वाला बेटा कल या परसों तक हो जाएगा। एक्चुअली कल फेस्टिवल था, आप सभी को पता है ना, तो थोड़ा सा लेट हो गया। आज वैसे हो जाना चाहिए था, तो कल करवा दूंगी या परसों तक करवा दूंगी। ठीक है, चलो थोड़ा फेस्टिवल अभी सीजन चल रहा है ना बच्चों, तो थोड़ा काम मेरे लिए और बढ़ जाता है। पहले तो हम सिंगल थे तो सारे काम फटाफट हो जाते थे, अब थोड़ा सा घर परिवार भी देखना पड़ता है, समझ सकते हो। हाँ, तो हो जाएगा कल शाम तक या परसों सुबह तक। ठीक है, ओके चलो। तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये कहलाता है, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, जिसको हम सभी यहाँ पर कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनिक पदार्थ हम इसे कहते हैं। ठीक, अब आप कहोगे कि मैम ये कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ से आप सभी क्या समझते हो? तो देखो बहुत सिंपल सा मतलब है, कोई भी यहाँ पर भोजन, कोई भी यहाँ पर पदार्थ, कोई भी यहाँ पर जीव जिसके अंदर कार्बन है। ठीक है, ओके, जिसके अंदर आप सभी क्या देखोगे? कार्बन है, तो उसी को हम सभी क्या कहते हैं? कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हो तो इसके अंदर कार्बन उपस्थित होगा और उसी को हम सभी क्या कहेंगे? तो आंसर करना ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, डन बच्चों। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम सभी बढ़ते हैं। जब कभी भी हम जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन उपस्थित होगा। ठीक है, और क्या उपस्थित होगा? हाइड्रोजन उपस्थित होगा, और क्या उपस्थित होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? कार्बन,
के अणु पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर पाया जाता है। तो जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट को देखते हो तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? हमारे मन में आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की अगर आप यहाँ पे बात करो तो यह क्या है? सबसे सरलतम, सबसे सिंपल, सबसे सरलतम क्या कहलाएगा? यहाँ पर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है अंकिता? ओके। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो जैसे अगर मैं बात करूं C6H12O6, तो ये क्या है? एक सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। क्या है ये? यहाँ पर एक सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। वैसे तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, पर ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। कार्बोहाइड्रेट की अगर आप यहाँ पे बात करो तो कई बार आपसे पूछता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रेशो क्या होता है, इनका अनुपात क्या होता है? इस तरफ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आंसर आपको करना है कि इसे हम कहते हैं 1:2:1। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितना होता है, तो आंसर क्या करना है? 1:2:1, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह ये कि जब कभी भी हम अपने शरीर का निर्माण देखते हैं तो हमारे शरीर के निर्माण के लिए यह कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो भी यहाँ पर बना उसमें कितने प्रतिशत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आंसर करना 1%। कितना? 1%, 1%, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि शरीर के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट का 1%, मतलब 1% योगदान है। तो जो भी आपका शरीर होगा ना, जैसे भी आपका शरीर यहाँ पर बना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 1% भाग कौन लेता है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट गिव्स एनर्जी। इट गिव्स एनर्जी, यह ऊर्जा देता है। क्या देता है बच्चों? ये ऊर्जा देता है, ठीक। तो जब कभी भी आप कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? आपको यहाँ पर ऊर्जा देता है। क्या देगा? ऊर्जा देता है। तो यहाँ पर भी तुरंत ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अच्छा ठीक है, बताओ कि अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाऊं तो मुझे कितनी ऊर्जा यहाँ पर मिल जाएगी? ऐसा भी तो पूछ सकता है। तो चलो उसको भी समझते हैं यहाँ पर कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तब आपको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है आपको यहां पर? तो आंसर करना है 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर हमें मिलती है, ठीक है। डन बच्चों। अब मैं यहाँ पे कैलोरी का भी लिख देती हूँ, नहीं तो अब बच्चे आप कहोगे कि पढ़ाया नहीं, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर कि भाई कैलोरीज क्या होती है। कैलोरी क्या होती है, तो इसे भी लिख लो यहाँ पर। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, हिंदी में भोजन से प्राप्त ऊर्जा को ही हम सभी क्या कह रहे हैं? कैलोरी यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट पढ़ना शुरू किया है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कि कार्बन इसके पास उपस्थित है।
कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। नॉर्मली तौर पर अगर आप इसके फॉर्मूला को देखते हो तो वो है C6H12O6। तो अगर कभी रेशो पूछ ले तो आप बताना कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो है 1:2:1। ठीक है। जब कभी भी हमारी बॉडी का निर्माण होता है, हमारा शरीर जब कभी भी बनता है, तो उसमें 1% योगदान किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसको अगर आप खाएंगे तो आपको यह ऊर्जा देगा, एनर्जी यहाँ पर देगा। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो लगभग 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी, ऊर्जा आपको यहाँ पर मिलती है। और कैलोरी का क्या मतलब है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है। हाँ, जैसे एक बच्चे ने बोला राइस खा सकते हैं, व्हीट खा सकते हैं, शुगर खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो खा सकते हैं। वेरी गुड। इन सब से आपको क्या मिलेगा? आसानी से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है मैम आप जो पढ़ा रही हैं उससे पढ़कर ही परीक्षा में सफलता मिल जाएगी? 100%, 100%। चलिए ठीक है, डन यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा और आगे यहाँ पर हम सभी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक यू सभी बच्चों को, थैंक यू। अब मैं ना यहाँ पर एक शब्द लिखूंगी, उसको भी आप सभी को समझना है। एक शब्द आता है सैकेराइड, एक शब्द आता है सैकेराइड। ठीक है, एक शब्द है सैकेराइड। सैकेराइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सैकेराइड का क्या मतलब है, चलो समझते हैं। सैकेराइड का मतलब है इट इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। ये क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट की इकाई है सैकेराइड। ठीक है। तो जब कभी भी हम बात करते हैं सैकेराइड क्या होता है, तो आंसर करना यह कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो शब्दों को मैं आपको समझाती हूँ। वैसे तो ये केमिस्ट्री वाले जो टीचर हैं वो आपको समझाएंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। बेटा एक शब्द होता है मोनोमर और एक शब्द होता है पॉलीमर। एक शब्द क्या है? मोनोमर, जिसको हम सभी कहते हैं एकलक, और इसे हम कहेंगे बहुलक। ये आपने शब्द पढ़ा है क्या, सुना है क्या? बताओ, कुछ आइडिया है क्या? कुछ आइडिया है? हाँ, कुछ बच्चे अच्छा बता रहे हैं। जो एकदम नए हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ाऊंगी मैं, है ना, तो परेशान मत हो। ओके, तो क्या? एकलक, बहुलक, मोनोमर, पॉलीमर। तो चलो यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मोती है। क्या है मेरे पास? यहाँ पर एक मोती है। ठीक है। अब एक मोती का मैं क्या करूं? मुझे तो नेकलेस चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगी? यहाँ पर एक मोती के साथ एक मोती और लगा दूंगी, फिर तीसरी मोती, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और ये देखो बढ़िया सा एक नेकलेस बनके तैयार हो गया और इसको पहन लेंगे। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब सिर्फ एक मोती था, एक था, तो हम इसे क्या कह रहे हैं? एकलक, यानी मोनोमर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोनोमर कह रहे हैं, क्योंकि मोनो का क्या मतलब होता है? एक। ठीक। वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हैं, तो पॉली, पॉली शब्द का क्या मतलब होता है यहाँ पर? तो आंसर करना पॉली मतलब बहुत सारे, तो वही क्या हो गया? बहुलक। ठीक है। तो पॉली मतलब क्या हो गया? बहु। क्या हो गया बेटा यहाँ पर? बहु। अब देखो कुछ लड़के कितने खुश हो रहे हैं। हाँ, ये वाली बहु सोच ली इन्होंने। आएगी आएगी, जिन लोगों की नहीं आई है आ जाएगी, सुंदर आएगी, बढ़िया आएगी, डोंट वरी। ठीक है। यहाँ पे लेकिन बहू का मतलब है बहुत सारे। देखो अपनी अपनी वाली सोच के कितने खुश हो रहे हैं ये लड़के। ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी बात करेंगे एकलक, बहुलक, है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सैकेराइड है यह क्या है? तो आंसर करना, ये होता है एकलक। क्या होता है बच्चों यहाँ पर? एकलक। एकलक का मतलब है सिर्फ एक, और इसी से ही फिर दूसरे भी कार्बोहाइड्रेट आपके बनेंगे। आगे और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सैकेराइड। सैकेराइड का क्या मतलब हो गया? कि यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की इकाई। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट की इकाई। ठीक है। चलो ठीक है, ओके बच्चों। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो चलो इसे भी देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के
कितने प्रकार होते हैं? तो वैसे तो मोस्टली 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगी 4 प्रकार, क्योंकि जो प्रश्न हमसे पूछेगा हमें वैसे वैसे ही आंसर करना है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो मैं आपको 4 प्रकार यहाँ पर लिखवाती हूँ। पहला होता है मोनोसैकेराइड। पहले नंबर पर आता है मोनोसैकेराइड। ठीक है, ओके। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, आता है डाई सैकेराइड। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे डाई सैकेराइड। ठीक है, इसके बाद और बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आएगा ओलिगो सैकेराइड्स। लिखो यहां पर ओलिगो सैकेराइड्स। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम सभी लिखेंगे पॉली सैकेराइड। पॉली सैकेराइड्स। ठीक है, डन। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं, प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट अलग अलग तरीके से यहाँ पर हो सकते हैं। पहले नंबर पर है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है ओलिगोसैकेराइड, और जो चौथा होता है वो है हमारा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर? पॉलीसैकेराइड। डन, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार मैंने बताए, इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है, और ये क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, और किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मोनोसैकेराइड। मोनो का क्या मतलब होता है? एक। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक बच्चा राहुल कह रहा है मैडम और पढ़ाओ, तो बेटे पढ़ाई तो रही हूँ, और क्या कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी बात करेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करते हैं तो मोनो मतलब होता है सिर्फ एक। तो जहां पर कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो, जहां पर कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो, उसी को हम सभी यहाँ पे क्या कहेंगे? तो आंसर करना, मोनोसैकेराइड यहाँ पर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मोनोसैकेराइड यहाँ पे हम सभी कहेंगे। अब हम बात करते हैं डाई। डाई का क्या मतलब होता है? दो। क्या मतलब होता है? दो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यह बताइए कि जो भी हमारे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हैं वो डाइसैकेराइड कब कहलाएंगे? जब वह दो मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, ओके। चलो, अब हम बात करते हैं ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है 3 से लेकर के यहाँ पर 10 तक। क्या हो जाएगा? 3 से लेकर के यहाँ पर 10 तक। अगर मान लो 3 मॉलिक्यूल हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, ओके। तो आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो ओलिगोसैकेराइड यहाँ पर दिखाई देगा उसका मतलब है 3 से 10। कितना हो गया? 3 से 10। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉली। पॉली का मतलब हो गया 10 से ज्यादा। क्या? 10 से ज्यादा। तो अगर 10 से ज्यादा आपको दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू। कुछ बच्चों का नाम नहीं दिखता पर बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उनको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ओके मैम, अभी आई हूँ मैं। ठीक है, ओके। हाँ निकिता, एग्जाम्पल भी बताऊंगी बेटा, डोंट वरी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर है उसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, फिर है ओलिगोसैकेराइड, फिर है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड मतलब जिसमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल हो, डाइसैकेराइड मतलब 2 मॉलिक्यूल हो, ओलिगो मतलब 3 से लेकर के 10 हो, और साथ में आपका आएगा पॉलीसैकेराइड मतलब 10 से ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है राहुल, बहुत अच्छे।
ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम बात करेंगे, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमें उसके एग्जाम्पल तुरंत के तुरंत याद भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी शुरू करेंगे यहाँ पे मोनोसेक्राइड से। कहां से शुरू करेंगे बेटा? मोनोसेक्राइड से। ठीक है मीना, ओके, मोनोसेक्राइड से हम सभी शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करें यहाँ पे मोनोसेक्राइड से। ओके बच्चों, तो चलो ठीक है, इसको लिखते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड से हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मोनोसेक्राइड से जब हम शुरू करेंगे तो एक काम करते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड। ओके, मैं लिख नहीं रही हूं क्योंकि टाइम हमारा खत्म होने वाला है, तो फटाफट से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ पहले टॉपिक फिर क्वेश्चंस, बिल्कुल ठीक है। मोनोसेक्राइड में सबसे पहले नंबर पर आता है गैलेक्टोज। सबसे पहले नंबर पर आता है गैलेक्टोज। मोनोसेक्राइड में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? गैलेक्टोज। तो कई बार आप लोगों से यह यहाँ पर पूछा जाता है कि यह बताइए कि जो गैलेक्टोज है वह किसका एग्जाम्पल है? मोनोसेक्राइड का है, डाइसेक्राइड का है, ओलिगो का है, पॉली का है, किसका है? तो आंसर करना कि जो भी हमारा यहाँ पे गैलेक्टोज होता है वह हमारे मोनोसेक्राइड का उदाहरण होता है। और जो भी दूध उत्पाद होते हैं, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप दूध पी रहे हो तो आपको गैलेक्टोज मिल जाएगा, आप अगर पनीर खा रहे हो तो आपको गैलेक्टोज मिल जाएगा, अगर आप दही खा रहे हो तो भी आपको गैलेक्टोज मिल जाएगा। तो जो गैलेक्टोज होता है उससे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता है कि ये किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि यह क्या है? मोनोसेक्राइड है। क्या है बच्चों? ये यहाँ पर मोनोसेक्राइड है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर हम ध्यान रखेंगे, वो है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। तो पहला क्या उदाहरण था? मोनोसैकेराइड का पहला उदाहरण क्या था? गैलेक्टोज। दूसरा उदाहरण क्या है? फ्रक्टोज। क्या है बेटा? फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है फ्रक्टोज यानी फलों में होगा, फ्रूट्स में होगा। तो जो भी हम फल खा रहे हैं उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमें देखने के लिए मिलेगा? फ्रक्टोज। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कि जो मधुमक्खियां होती हैं वह फूलों से, फलों से शहद बनाती हैं, हनी बनाती हैं। तो हनी में जो भी हमारा हनी है, जो भी हमारा शहद है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? फ्रक्टोज यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर क्या है? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या है? फलों में पाया जा रहा है, शहद में पाया जा रहा है। और अगर प्राकृतिक तरीके से हम मीठेपन के बारे में बात करें तो प्राकृतिक ऐसे कौन सी शर्करा है, प्राकृतिक ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्राकृतिक रूप में सबसे मीठी होती है? तभी भी आपको क्या आंसर करना है कि वह फ्रक्टोज ही होती है। तो मैंने क्या बताया? फ्रक्टोज फलों में मिलेगा, शहद में मिलेगा, और यह सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, कैसे होती है? सबसे मीठी यह शुगर होती है या कार्बोहाइड्रेट यह होती है। ठीक है, अब घर में ना दादी जी, नानी जी, ताई जी, बड़ी मम्मी और मम्मी लोगों को बोलते हुए आपने सुना होगा, अरे भाई मिठाई तो हमारे जमाने में बनती थी, मिठाई तो हमारे जमाने में होता था जब सब कुछ शुद्ध होता था। आजकल की जो मिठाई होती है ये कितनी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मीठी है। ऐसा आपने सुना होगा। घर पे कई लोग देखना, अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, दीपावली आएगी, है ना, आप देखना उस टाइम पे यही शिकायत रहेगी, ओहो बहुत ज्यादा मीठा है, इतना मीठा थोड़ी होता है ये, ऐसे करके वो बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर यह ध्यान रखना कि आज के टाइम पे कोई भी प्राकृतिक चीजें थोड़ी यूज कर रहा है, हर कोई केमिकल यूज कर रहा है, हर कोई कृत्रिम चीजों को यूज कर रहा है, हर कोई आर्टिफिशियल चीजों को यूज कर रहा है। तो ऐसे ही आजकल बना दी गई है सैकरिन। क्या बना दी गई है यहाँ पर? सैकरिन। तो जो हम नॉर्मल चीनी खाते हैं ना, जो हम अपने घर में चाय में, हलवे में, खीर में, कॉफी में, शरबत में जो नॉर्मल चीनी हम घर में यूज करते हैं ना, उसकी अपेक्षा लगभग 550 गुना मीठा क्या होता है? सैकरिन होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल तरीके से सैकरिन बनाया जाता है, ये नेचुरल नहीं होता। ठीक है, तो आजकल जो मिठाई में, शॉप में जो इस्तेमाल की जाती है वह क्या इस्तेमाल की जा रही है? सैकरिन इस्तेमाल की जा रही है, जो कि कृत्रिम है। तो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछता है
कि प्राकृतिक तरीके से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, प्राकृतिक तरीके से सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आंसर क्या करना है, फ्रक्टोज। ठीक है, लेकिन कृत्रिम तरीके से अगर पूछ लिया सबसे मीठा, तब आपको क्या आंसर करना है, सैकरीन। क्या आंसर हो जाएगा, सैकरीन। तो मैंने क्या बताया कि मोनोसैक्राइड का पहला उदाहरण था गैलेक्टोज और दूसरा उदाहरण था फ्रक्टोज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। हम सभी ने पढ़ा है पहले भी। अगर मोनोसैक्राइड के तीसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो तीसरा आता है राइबोज शुगर, राइबोज शर्करा, और चौथा जो एग्जाम्पल है वो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। हम सभी को पता है कि राइबोज आरएनए बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो डीऑक्सीराइबोज है वह डीएनए बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मोनोसैक्राइड का सबसे लास्ट एग्जाम्पल 5वें नंबर का, और वो है ग्लूकोज। सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। आपका शरीर जो भी काम करेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्लूकोन डी पी लो, ग्लूकोज वाटर पी लो, तुरंत आपकी एनर्जी आ जाएगी, तुरंत यहाँ पर काम करने लगेगा आपका शरीर। ठीक है, तो यह कैसा है, सेलुलर फ्यूल, कोशिकीय ईंधन के रूप में भी यह काम करता है। कोशिकीय ईंधन का क्या मतलब है कि कोशिका को भी ईंधन चाहिए, कोशिका को भी काम करने के लिए भोजन चाहिए। तो आपका जो कोशिका है जो काम कर रहा है, किसकी वजह से कर पा रहा है, क्योंकि उसको ग्लूकोज मिलेगा तभी वो कर पाएगा। ठीक है, और हमारे रक्त में, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो आंसर करना कि ग्लूकोज ही होता है, और यह तुरंत ऊर्जा देता है, इंस्टेंट एनर्जी यह यहाँ पर देता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया बच्चों, चलो एक बार उसको फिर से देखते हैं। ठीक है, घबराओ मत, ध्यान से सुनो। जब हम मोनोसैक्राइड के बारे में बात करते हैं तो मोनोसैक्राइड मतलब जो सिर्फ एक सैक्राइड से बना है, जो कार्बोहाइड्रेट के सिर्फ एक मॉलिक्यूल से बना है। पहले नंबर पर क्या है यहाँ पे, गैलेक्टोज, दूसरे नंबर पर क्या है, फ्रक्टोज, तीसरे नंबर पर क्या है, राइबोज, चौथे नंबर पर क्या है, डीऑक्सीराइबोज, और पांचवें नंबर पर क्या है, तो आंसर करना ग्लूकोज। क्या है बच्चों यहाँ पर, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। अब थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने आपको डीएनए और आरएनए पढ़ाया था तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था पेंटोज शुगर के बारे में, पेंटोज शर्करा के बारे में बताया था। क्या मतलब होता है पेंटोज शुगर का, बताओ, कमेंट में बताओ फटाफट से, बताओ कमेंट में बताओ बच्चों, क्या मतलब होता है पेंटोज शुगर का। जहां पर 5 कार्बन के एटम होते हैं, जहां पर 5 कार्बन के एटम होते हैं उनको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि बताना निम्नलिखित में से कौन सा पेंटोज शुगर है, निम्नलिखित में से कौन सा 5 कार्बन के एटम वाला शर्करा है, तब क्या बताओगे, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने 5 आपको एग्जाम्पल बताए तो समझना कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज ये क्या होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बारे में, तो यह कैसा शुगर होगा, हेक्सोज शुगर होगा। कैसा होगा, हेक्सोज शुगर होगा। तो बच्चा जहां पर भी हेक्सो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसका क्या मतलब होता है, 6। तो जैसे ही कहा जा रहा है हेक्सोज शर्करा, हेक्सोज शुगर, तो आप क्या समझ जाओगे, 6 कार्बन वाली शर्करा। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं, फ्रक्टोज की अगर हम बात करते हैं, और साथ में गैलेक्टोज की बात करते हैं, तो ये कैसा होता है, हेक्सोज होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बच्चों, तो पूछो जल्दी। ये क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, मोनोसैक्राइड, है ना, तो मोनोसैक्राइड खत्म। ठीक है, अब यहां तक कुछ भी दिक्कत है तो पूछो जल्दी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ आ गया, अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश, आज मुझे बड़ी खुशी सी हो रही है, बहुत अच्छे, चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या था हमारा,
मोनोसेक्राइड। क्या था बच्चों, ये हमारा यहाँ पर मोनोसेक्राइड। ठीक है, अब हम सभी कहां पर पहुंच गए, डाइसेक्राइड के पास। कहां पर पहुंच जाएंगे, डाइसेक्राइड के पास। तो डाइसेक्राइड का क्या मतलब है कि जहां पर दो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो उसी को हम सभी यहां पर क्या कहेंगे, डाइसेक्राइड। क्या कहेंगे बेटा, डाइसेक्राइड। ठीक है, ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे यहां पे हमारा डाइसेक्राइड। ठीक है, अब बच्चों जब कभी भी हम डाइसेक्राइड के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। कितने, सिर्फ 3 एग्जाम्पल आपको यहां पर याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। क्या याद रखना है, तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड का उदाहरण है। आंसर क्या करना है आपको यहां पर, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, डन। अच्छा टाइम इनका हो गया बच्चों का, चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, है ना। तो मोनोसेक्राइड तक ही रखते हैं, इसके एग्जाम्पल में बता दिए, कल डाइसेक्राइड से ही हम सभी यहाँ पर शुरू करेंगे। मैम मैं क्यों ब्लॉक हूं, बेटा कोई ब्लॉक नहीं है, शांत रहो। ठीक है, ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। तो यहाँ तक सबको अच्छे समझ आया, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम कल इसके आगे जब पढ़ेंगे तो यही डाइसेक्राइड से ही हम सभी यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है मैम, जिंदाबाद। बेटा अपना नाम लिखोगे तब तो मैं तुम्हारा नाम लूंगी। ठीक है, इसमें आता है केजीएस यूजर, ऐसे तो तमाम 100-200 बच्चे केजीएस नेम से ही आते हैं, तो मुझे थोड़ी पता है, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, देवी थोड़ी हूँ मैं। हाँ, तो अपना नाम लिखो यहाँ पर, तभी तो आप समझ आएगा ना। चलो ठीक है, ओके अमित। चलो बच्चों, तो आज के सेशन को इतना ही रखेंगे। आज बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई, आज किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, है ना। अब घर जाके सब कुरकुरे खा लेना, कुछ फ्रूट्स भी खा लेना। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अब हम कल इसके आगे का यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।